तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के फॉर्मूला शॉर्ट। मतलब आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप एक कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लेना। एक जगह जब सारे फॉर्मूले होंगे तो याद करने में आसानी होगी। चलिए देखो, पहला फॉर्मूला बनता है एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। और एक फॉर्मूला ये बनता है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स, और इसको ऐसे भी कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम इंस्टेंटेनियस फोर्स को आगे बढ़ाएं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी पुट कर सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन dt। ठीक है, अब देखो यार, इसके तीन केसेस बनते हैं। केस नंबर पहला, जब मास कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा और इंस्टेंटेनियस फोर्स कुछ इस तरह से दिखेगा, मास इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब dv अपॉन dt की जगह आप m a भी लिख सकते हो। a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू ma, वो तब वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो। ठीक है, और इसका एक केस और बनता है, वो होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स कुछ इस तरह से दिखेगा, वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ मास अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। मतलब जब मास वेरी कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस फोर्स ये होगा। ठीक है, अब इसका एक और केस बनता है, वो केस तब है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास भी कांस्टेंट हो। अब देखो, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस फोर्स जीरो होगा। तो ये तीन केसेस आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इधर आपको मोमेंटम दे देगा, इधर आपको टाइम दे देगा। ठीक है, अब देखो, मोमेंटम टाइम ग्राफ दे देगा। अब मैं कहता हूं इसका आप स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालने के लिए आपने एक आर्क लिया, कुछ छोटा सा चेंज इन मोमेंटम लिया, कुछ छोटा सा चेंज इन टाइम लिया और ये थीटा लिया। तो मैं कहता हूं मोमेंटम टाइम का स्लोप निकालो, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ये आपको पता है, आपने वेक्टर में पढ़ा था। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब dp अपॉन dt अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। अब आप पीछे पढ़ो कि आपने इंस्टेंटेनियस फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। मतलब इसी को आप इंस्टेंटेनियस फोर्स कह दोगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, कभी भी आपको मोमेंटम दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, मतलब मोमेंटम टाइम का ग्राफ दे दिया जाए, वो पूछेंगे फोर्स बताओ, तो आप मोमेंटम टाइम के ग्राफ का स्लोप निकाल देना, वही फोर्स होगा। ठीक है, समझ आया ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और ग्राफ दे दिया जाता है, मान लो इधर फोर्स दे दिया जाता है, इधर टाइम दे दिया जाता है। अब एक मिनट रुकिए,
देखो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, स्मॉल चेंज इन सॉरी मोमेंटम अपॉन स्मॉल चेंज सॉरी हाँ सही है ना, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू मोमेंटम, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। अब आप इधर इंटीग्रेशन करो, इधर इंटीग्रेशन करो, एक मिनट, ठीक है। अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और ये हो जाएगा एफ डॉट डी टी, इसी को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड टाइम। मतलब अगर आपको मोमेंटम टाइम दे दे तो फोर्स निकाल सकते हो मोमेंटम टाइम ग्राफ के स्लोप निकालकर, और अगर आपको फोर्स टाइम दे दे तो आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे, वही चेंज इन मोमेंटम होगा। समझ लो ना, अगर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया जाए तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना, वही चेंज इन मोमेंटम होगा। बस इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं यहाँ पर आपको बहुत बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है और एरिया अंडर द कर्व होता है। आप फॉर्मूला शॉर्ट देख रहे हो, मतलब क्विक चीजें, एकदम फॉर्मूला, आपको समझाने नहीं बैठा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब देखो, एक टर्म और आती है, उस टर्म का नाम है इंपल्स। इंपल्स, इसको आई से डिनोट करते हैं। कभी भी आपसे पूछे इंपल्स निकालो तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना, मतलब इंपल्स को ही चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, या एक है चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब एक नोट पॉइंट और ध्यान में रखो, वो नोट पॉइंट ये है कि अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये है तो नोट पॉइंट, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अब देखो, हम पढ़ेंगे लेमीज थ्योरम। देखो लेमीज थ्योरम तभी वैलिड है जब तीन फोर्सेस हो, पहला पॉइंट, और वो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रहे हो, और उन तीनों फोर्सेस का नेट सम 0 हो, ठीक है। मान लो ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, दो फोर्सेस पर लेमीज थ्योरम नहीं वैलिड है। लेमीज थ्योरम तभी वैलिड है जब तीन फोर्सेस हो। मान लो इधर F3 बना दिया। दूसरी कंडीशन थी कि ये लेमीज थ्योरम तब वैलिड है जब तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हो, ठीक है, वो भी कंडीशन फुलफिल हो गई। और चौथी कंडीशन ये थी, सॉरी तीसरी कंडीशन ये थी कि F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब तीनों का नेट सम 0 हो, मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम पर हो, तभी लेमीज थ्योरम वैलिड है। पहले तो आप ये जान लो, तीन कंडीशन, पहली तीन फोर्सेज होनी चाहिए, दूसरी एक पॉइंट पर लगने चाहिए, तीसरी तीनों का नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपने F1 फोर्स माना है, इसके अपोजिट एंगल मान लो अल्फा, F2 फोर्स माना है, इसके अपोजिट एंगल मान लो बीटा, F3 फोर्स मांगा है, इसके अपोजिट एंगल मान लो गामा। तो लेमीज थ्योरम क्या होती है, अब वही बता देते हैं। चलिए, F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के अपोजिट एंगल इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, F2 के अपोजिट एंगल इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, F3 के अपोजिट एंगल। बस इसी को कहते हैं लेमीज थ्योरम। ध्यान में रखना, याद कर लेना। एनटीए पूछ सकता है, क्योंकि एनटीए आजकल बहुत डीप में नहीं जा रहा, ऊपर से थ्योरम में उठा रहा है, उसको ही पूछ रहा है वो। अगर यकीन नहीं होता तो नीट 2022 का पेपर देखो। वो जेई में भी यही सीन है भैया, जेई तो पता है मजाक बनाकर रखते हैं, जेई मेंस को तो इतने फालतू क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला देखेंगे कनेक्टेड मासेस का।
देखो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड मासेस होते हैं, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, मतलब ये दो मासेस हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि इन दोनों मासेस को हमने F फोर्स अप्लाई किया तो इनका एक्सेलरेशन पूछा जाता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स कितना है F अपॉन टोटल मास कितना है, मतलब नेट मास कितना है m1 प्लस m2, तो ये तो आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखो F तो हमने अप्लाई किया, फिर m1 और m2 के बीच में नॉर्मल भी लग रहा होता है, तो नॉर्मल बिटवीन m1 एंड m2 पूछा जाता है कि m1 m2 के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा है। तो नॉर्मल के निकालने के दो तरीके हैं। मेथड 1, तरीका नंबर पहला, देखो ध्यान, आपने F फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन कितना है, इसका भी A एक्सेलरेशन है, इसका भी A एक्सेलरेशन है, और वो कितना है F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एक्सेलरेशन F अपॉन m1 प्लस m2 दोनों का एक्सेलरेशन है। अब आप m2 का की एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब m2 पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बताओ हमें, ठीक है। चलिए देखो m2 पे तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल, हमने m1 को धक्का दिया, m1 ने m2 को धक्का दिया, क्या लगाकर, नॉर्मल लगाकर, तो इस पर m2 पर तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और m2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, a से, ठीक है। और a एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितना होता है f अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो नॉर्मल यहां से आ जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन, m2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है f अपॉन m1 प्लस m2, तो ये नॉर्मल मेथड 1 से तो ये आया, ठीक है। इसको आपको याद करना है कि आप समझ लो, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो मेथड 2 लगाते हैं, मेथड 2 हम m2 की एफबीडी नहीं बनाएंगे, हम m1 की एफबीडी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। मान लो ये मास m1 ले लिया हमने, ये आगे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, a से, और a एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं f अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए अब m1 पे एक तो F फोर्स हमने लगाया और एक नॉर्मल m2 लगा रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो नॉर्मल इस तरफ को लगेगी, ठीक है। अब देखो F ज्यादा है नॉर्मल, मतलब F फोर्स ज्यादा है या नॉर्मल, ये हमें ऐसे पता चलेगा जिस तरफ ब्लॉक जा रहा है, मतलब जो फोर्स जिस तरफ लेकर जा रहा है अगर उसी तरफ जा रहा है तो वो ज्यादा है, ठीक है। सब कुछ बोलो, देखो ब्लॉक तो इस तरफ जा रहा है ना, नॉर्मल इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फोर्स इसको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स ज्यादा है नॉर्मल से, ठीक है। तो आप लिखोगे F नेट इज इक्वल टू ma, इसका मास कितना है m1a, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स इज इक्वल टू m1a, ठीक है। चलिए अब देखो F माइनस m1a इज इक्वल टू नॉर्मल, m1a को इधर ले आए, नॉर्मल को उधर ले आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, क्या है f अपॉन m1 प्लस m2, f माइनस m1 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी जो यहां से आएगी, कितनी आएगी m2 f अपॉन m1 प्लस m2, मतलब समझ लो ना आप, नॉर्मल की वैल्यू चाहे ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही आएगी, और वो जितनी आएगी वो रट लो, आप एक्सेलरेशन रट लो कितना होता है और नॉर्मल रट लो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम देखेंगे पुली सिस्टम, पुली सिस्टम के फॉर्मूले। चलिए ठीक, मान लो एक पुली है,
और ये किसी छत से टंग रही है और इस पर एक मास रखा है m1 और एक मास रखा है m2, ठीक है। अब देखो m2 इस तरफ फोर्स लगाएगा m2g, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और m1 इस तरफ फोर्स लगाएगा m1g। हम मान लेते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब ये वाला फोर्स जो है m2 ये ज्यादा है, मतलब ये वाला ब्लॉक कुछ इस तरफ जाएगा और ये वाला ब्लॉक कुछ इस तरफ जाएगा a एक्सलेशन से, और ये नीचे जाएगा a एक्सलेशन से। और देखो यहाँ पर t टेंशन होती है, यहाँ पर भी t टेंशन होती है, तो यहाँ पर पूछा जाता है एक्सलेशन, वो होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ये रट लो आप, ठीक है। मतलब दो ब्लॉक दे रखे हूं, एक ज्यादा मास होगा एक कम मास होगा, तो ज्यादा वाले मास में से कम वाला मास अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये एक्सलेशन आएगा, और टेंशन आएगी 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, बस ये भी रट लो भैया आप, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, आप रट लो, काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पुलिस सिस्टम का कुछ और सेटअप के फॉर्मूले देखो, एक सेटअप कुछ इस तरह से होता है। मान लो एक टेबल है, एक ब्लॉक यहाँ पर m1 रखा है, और यहाँ से एक पुली है वो इस तरह से बंध रही है, अब दूसरा ब्लॉक कुछ इस तरह से लटक रहा है, ठीक है, m2। तो जाहिर सी बात है इस पे एक फोर्स लग रहा होगा m2 जी नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा और इसका भी एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ होगा, और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन इधर, ठीक है। और जाहिर सी बात है कुछ टेंशन लग रही होगी, कुछ टेंशन लग रही होगी, तो इसका एक्सेलरेशन होता है m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, आपको याद करना है। और इसकी टेंशन हो गई m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए, वैसे आपके लिए तो ये फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये मेरे याद नहीं है, मैंने इंस्टेंट पर निकाले हैं। हाँ, इतना आसान है इन्हें निकालना। तो अगर आप एक्चुअल में कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करोगे तो आप फायदे में रहोगे। अगर आपको फॉर्मूले ही रटनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवा दी, आपकी मर्जी है, जिस पर आप स्टिक करो वही बेहतर है, कोई बेहतर नहीं होता, जिस पर आपका मन करे वही बेहतर है। आप याद कर लो वही भी बेहतर है, या फिर आप निकाल कर फॉर्मूले को ड्राइव करो वो भी बेहतर है, ठीक है। जैसा करोगे वैसे ही बेहतर है, बस दिमाग को ये मैसेज देना कि जो करना है भैया वही बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक छत है, इस छत से एक रोड टंग रही है, इस रोड का मास m है और इस रोड की लेंथ l है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जहां से ये रोड हैंग कर रही है उससे x पॉइंट पर नीचे किसी इस जगह जाकर, मान लो इसको a पॉइंट निकाल लेते हैं, मान लो जिस जगह से रोड हैंग कर रही है उससे x नीचे जाकर, मतलब x डिस्टेंस नीचे जाकर कोई a पॉइंट मान लेते हैं, इस पर टेंशन बताओ, मतलब टेंशन एट a बताओ। तो कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, आप याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, m अपॉन l इंटू l माइनस x इंटू जी। m क्या हो गई, मास ऑफ रोड, l क्या हो गई, लेंथ ऑफ रोड, x क्या हो गई, जिस पॉइंट पर पूछी है हैंगिंग से, ठीक है, g क्या हो गई, वही एक्सेलरेशन भैया। चलिए चलिए अब देखो, मान लो एक दीवार है,
ठीक है, ये दीवार है और एक m मास की बॉल दीवार पर इस तरह से टकराई और इस तरह से वापस चली गई m मास की, ठीक है। और दीवार से एंगल थीटा है, मतलब दीवार से एंगल थीटा है, ठीक है। तो और मान लो इसकी इनिशियल स्पीड u थी और फाइनल स्पीड भी u है, ठीक है। मतलब ये आई भी u से गई भी u से। तो देखो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है इस केस में, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम केस 1 लिया जाता है और केस 1 में ये कहा जाता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, मतलब ये u से आई और u से ही गई, मतलब नो एनर्जी लॉस हुआ, मतलब एनर्जी का लॉस कुछ नहीं हुआ। जो u वेलोसिटी थी पहले जिसे टकराई, u वेलोसिटी से ही चली गई, ठीक है। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रखो, वो होता है 2mu sin थीटा, ठीक है। वैसे तो आप इसको सेकंड्स में ड्राइव कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब इसका एक केस 2 और आता है। केस 2 क्या होता है ना, केस 2 में ये कहते हैं कि वेलोसिटी चेंजेस, मान लो वेलोसिटी चेंज हो गई, मान लो ये आई u1 से और ये गई u2 से, ठीक है, मतलब एनर्जी का लॉस हो गया। तो भैया जी आप चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू जो इसकी स्पीड है u2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था m इनटू u1, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी इसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाकर देगा, इसलिए मैं इसको आगे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने थोड़ा सा बता दिया है आपको कि अगर वेलोसिटी चेंजेस हो गई तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा। मतलब फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम में से माइनस करना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन वेलोसिटी डज नॉट चेंज, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल सा ये हो जाएगा 2mu sin थीटा, और थीटा वर्टिकल से एंगल है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हम देखेंगे स्प्रिंग प्रॉब्लम। चलिए देखो मान लो एक दीवार है और इस दीवार से एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये नेचुरल फॉर्म में है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ठीक है। अब मान लो हमने इस पे एक F फोर्स लगाया बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो गई, मतलब ये खींच गई, ठीक है, और ये अपनी नेचुरल पोजीशन से मान लो x डिस्टेंस तक खींच गई, ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग में खिंचाव तो होता ही है, तो ये खींच गई x, ठीक है। अभी खींचती है, आप लॉजिकल सोचो, आपने स्प्रिंग को खींच रखा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्प्रिंग भी हमें उस तरफ को खींच रही है, मतलब यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है K इंटू एक्स। बस आपको क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा होगा और कंप्रेशन या इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग दे रखी होगी, मतलब सेम सिनेरियो तब होता जब हम इसको x डिस्टेंस पीछे कर देते तो भी यही फॉर्मूला आता kx, लेकिन उस टाइम अगर हम इसको पीछे की तरफ दबाते तो रिस्टोरिंग फोर्स आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है यार, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यार स्प्रिंग प्रॉब्लम में एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो
स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे और मेरी बात समझ नहीं आती क्यों। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कहता है। मान लो ये कोई भी छात्र है भैया, अब कोई एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से m मास का एक कोई भी बॉल या बो लटक रहा, ठीक है। अभी हम पकड़े हुए हैं, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल कंडीशन में है और स्प्रिंग कांस्टेंट है इस स्प्रिंग का k, ठीक है। चलिए थोड़ी देर बाद हमने इस m मास को छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है इस पर एक फोर्स लगेगा mg। अब जब फोर्स लगेगा तो इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक। तो कुछ स्प्रिंग में खिंचाव आ जाएगा, m मास, और पहले यहां पर था स्प्रिंग, फिर कुछ खिंचाव आ गया, मान लो x खिंचाव आ गया, मतलब एलोंगेशन इन स्प्रिंग हो गया x, ठीक। चलिए तो इसके दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है पहला, व्हेन वी ड्रॉप मास m स्लोली, मतलब अगर हम इस m मास को स्लोली 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 स्लोली, हाँ गाना नहीं गा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्लोली मतलब धीरे 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 छोड़ेंगे और ये x इलोंगेशन हो जाएगा और फिर ये अपनी मैक्सिमम इलोंगेशन पे आएगा तो फिर हम छोड़ेंगे। मतलब इस m मास को हमने सडनली नहीं छोड़ा, स्लोली स्लोली, मतलब धीरे 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 लेकर गए। तो इस केस में इलोंगेशन होती है mg/k। दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि दिमाग तो आपको जब आपने पूरी क्लासेस ली थी ना तब लगाना था। अभी आप फॉर्मूले देख रहे हो तो बस रट लेना है। मतलब m मास का बो या बॉल स्प्रिंग से कनेक्टेड है और अगर आप इसको स्लोली स्लोली लेकर जाओगे नीचे तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग आएगा mg/k। और केस 2, when we drop mass m suddenly, then elongation आएगा 2mg/k, ठीक है। मतलब अगर आपने इस मास को पकड़ा था एकदम से छोड़ दिया तो ये एकदम से नीचे जाएगा और ज्यादा इलोंगेशन होगा और कितना होगा 2mg/k। ये दो केसेस हैं, ध्यान में रखना। चलिए अब हम देखेंगे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन चलिए मान लो एक दीवार है, इस दीवार से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। फिर थोड़ी दूर बाद एक और स्प्रिंग रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। मान लो एक m मास से कनेक्टेड है, तो देखो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वो होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है। मतलब एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 और एक m मास से कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो होगा 1/k1 प्लस 1/k2। मान लो यहाँ पर 10 स्प्रिंग कांस्टेंट होते K1 K2 K3 K4 K5 K6 K10 तक, तो आप लिखते 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 प्लस 1/k5, मतलब 1/k10 से, ठीक है। 1 में चलता है, ठीक है। चलिए देखो यार, जो मेरा कैमरा है ना वो एग्जैक्ट 30 मिनट में खुद बंद हो जाता है, इसलिए मैं कोई भी 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो एक शॉट में नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा कैमरे का मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि वो 30 मिनट तक एक बार वीडियो बना सकता है। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, खुद बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं।
हम फिर से शुरू करें। देखो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा स्प्रिंग का, वो आपने पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का। चलिए मान लो एक दीवार है, अब इस दीवार से एक स्प्रिंग इस तरह से, एक स्प्रिंग इस तरह से, इसको कह देंगे K1, इसको कह देंगे K2 और ये M मास ले लेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है K1 प्लस K2। अगर यहाँ पर मान लो K3 होता तो ये हो जाता K3। ठीक है, मतलब सिंपल ऐड होता है। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा क्लास 10 में। अब देखो रेजिस्टेंस का उल्टा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब कनेक्ट कर पा रहे होगा अगर आपने क्लास 10 में रेजिस्टेंस का पढ़ा है और आपको याद है तो। चलिए ये बहुत छोटी सी बात थी जो मैंने बता दी, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बात और समझ लो स्प्रिंग के बारे में। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसको बीच में से तोड़ दी, तो स्प्रिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K1, इसका लेंथ हो गई L1 और दूसरा जो टुकड़ा था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2 और इसकी लेंथ हो गई L2। तो हमेशा ध्यान रखना K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अगर आप इनको भी तोड़ दो दो टुकड़ों में, तो मान लो इसका हो गया K3, इसकी लेंथ हो गई L3 और एक और जो टुकड़ा था ये था, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K4, इसकी लेंथ हो गई L4। तो ये भी K3 L3 इज इक्वल टू K4 L4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ लो ना, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, बस की बात ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखो कोई भी फ्रेम, आपको पता है फ्रेम किस चीज को कहते हैं? देखो फ्रेम कुछ भी चीज हो सकता है, बस हो सकती है, घर हो सकता है, लिफ्ट हो सकती है, कार हो सकती है, एरोप्लेन हो सकती है, कोई भी चीज फ्रेम हो सकती है। ठीक है, अगर किसी भी फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है तो ऐसे फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0 होता है। और अगर किसी भी फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ है, तो इन फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और स्यूडो फोर्स वैलिड है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। चलिए भैया चलिए, स्यूडो फोर्स। देखो मान लो एक बस है और बस में एक m मास का ब्लॉक रखा है। ठीक है, और बस एक एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब इस फ्रेम को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम और स्यूडो फोर्स भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। समझ लो ना? ठीक है, अब एक बस है, उस बस में m मास का ब्लॉक रखा है और बस आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इसके पीछे स्यूडो फोर्स लगेगा और वो स्यूडो फोर्स होता है m, मतलब इस ब्लॉक का मास और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फिर से देखो ये एक बस है, ये बस a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है और इस बस के अंदर m मास का एक ब्लॉक रखा है। अब इसके अपोजिट में, मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट में एक स्यूडो फोर्स लगता है और जिसकी वैल्यू होती है ma, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। बस यही है स्यूडो फोर्स। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपसे स्यूडो फोर्स नहीं आता तो भी आप एनएलएम के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बस दिमाग में ध्यान रखना, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है ma।
अब देखो एक मान लो ये बस लो या फिर कार ले लो, एक कार है मान लेते हैं, एक कार, ठीक है, और इस कार में m मास का एक बॉब है, ठीक है, टन रहा है, और ये कार a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। चलिए अब देखो ये कार है, a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है इस बॉब पर सीडो फोर्स लगेगा ma, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये सीडो फोर्स है, ठीक है। चलिए अब देखो इस m मास के बॉब पर इधर की तरफ फोर्स लगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इधर फोर्स लगाओगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है, और देखो एक बात समझो, एम मतलब पहले तो यहाँ लगा फोर्स एम ए, फिर ये यहाँ पहुंच गया तो तब भी तो लगा रहेगा ना एम ए फोर्स, तो इस पर एम ए फोर्स किधर लगा, ठीक है, और एक एम जी फोर्स नीचे लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए और देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले तो ये वर्टिकल था जब बस नहीं चल रही थी या कार नहीं चल रही थी, अब जब कार की एक्सेलरेशन से आगे गई तो बॉब कुछ इस तरह से हो गया, मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बना लिया थीटा। अब ये थीटा बताओ, थीटा ही पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने देखा एक एम ए फोर्स इधर लग रहा है और एक एम जी तो लगेगा भैया, ठीक है। तो अब आपने इस लाइन को आगे बढ़ाया और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, और इस वेक्टर को आपने इधर शिफ्ट करा और ये हो गया एम ए। अब देखो आप टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एम ए अपॉन बेस कितना है एम जी, कर सकते हो ना, तो आ गया ए अपॉन जी। मैं बहुत बेसिक चीजें नहीं बताना आया हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला रटवाना आया हूँ जो मैं काम अपना कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप फॉर्मूला शॉर्ट में आए हो, वरना तो आप डीपली लेक्चर पढ़ रहे होते, 20 घंटे में काम खत्म होता है एनएलएम, जो फ्रेशर होता है बच्चा, बल्कि 20 तो मैंने कम बोल दिए, बहुत सारी क्लासेस लगती हैं भाई एनएलएम और काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स और एनएलएम में भैया हमारे टीचर ने हमें पढ़ाने के लिए 2 महीने लिए थे मिनिमम, ठीक है। तो आप 2 महीने की चीज को या फिर एक महीने की चीज को 1 घंटे में पढ़ रहे हो, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए अब देखो इंक्लाइन प्लेन की भी बात कर लेते हैं। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा और यहाँ पर कोई एक एम मास का ब्लॉक रखा है, तो इस एम मास की एफवेडी बताओ, मतलब इस एम मास पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो बताओ। चलिए देखो इस एम मास पर एक नीचे फोर्स लगेगा एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो लगेगा, ठीक है। अब इस एम जी के हम जब कंपोनेंट करते हैं तो इधर फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा और इधर फोर्स लगता है एम जी कोस थीटा, मतलब एम जी का एक इधर कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी का एक इधर कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, ठीक। और क्या इस पर और कोई सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, नॉर्मल, ठीक है, इस पे नॉर्मल भी लगेगा। और यहां से देख क्या ये एम मास का ब्लॉक ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्मल और एम जी कोस थीटा बराबर होंगे, मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो आप एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना और एक चीज ये ध्यान रखना कि एम जी के 2 कंपोनेंट होते हैं, इधर आता है एम जी साइन थीटा, इधर आता है एम जी कोस थीटा, ठीक। चलिए देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन लो, ठीक है, चलिए इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा और इस पर एक कुछ ब्लॉक रखा है, उसका मास है, ठीक है। तो वही इसका एफवेडी बनाओ, मतलब जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो बताओ। देखो हमने पीछे ही पढ़ा था, एक फोर्स एम जी लगेगा, अब एम जी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा एम जी साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कोस थीटा, ठीक है, 2 कंपोनेंट, और एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो नॉर्मल को तो बैलेंस कर रहा है एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा इधर फोर्स लग रहा है, मतलब ये ब्लॉक नीचे गिरता हुआ आएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस इंक्लाइन प्लेन से ये ब्लॉक गिर जाएगा, क्योंकि इस तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा
है या फिर फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है mg sin थीटा। ठीक, तो क्वेश्चन में बता क्या कहा जाता है कि इस पूरे इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सलेशन दें ताकि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर रहे। देखो मतलब इस इंक्लाइन प्लेन को कितना एक्सलेशन दें ताकि ये वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर रहे, नीचे को ना उतरे, वही बताना है हमें। चलिए हम शुरू हो जाते हैं। देखो एक्सलेशन इस तरफ लगे दिया जाएगा ना, तभी तो ये चिपका रहेगा इधर की तरफ, समझ लो ना। ठीक है, तो अगर एक्सलेशन इस तरफ है तो इस तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा m, क्योंकि स्यूडो फोर्स लगता है एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ज्योमेट्री से। ठीक है, अब इस स्यूडो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर ma cos थीटा और एक होगा इधर ma sin थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो ma cos थीटा ऊपर mg sin थीटा इधर, मतलब ma cos थीटा बराबर हो जाए mg sin थीटा के तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, मतलब ऊपर वाले फोर्स ने नीचे वाले फोर्स को काट दिया। तो चलो इक्वेट कर दो, ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कट जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा g इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो एक्सलेशन आ जाएगा g टेन थीटा। मतलब अगर आप इस पूरे सिस्टम को उधर की तरफ g टेन थीटा एक्सलेशन दोगे तो ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, देखो एक तो एक्सलेशन पूछा जाता है जो हमने बता दिया, एक चीज और पूछी जाती है नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ना इसकी वैल्यू बताओ, ये पूछ लेते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। ठीक है, देखो नॉर्मल को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एक कर रहा है ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का तो फॉर्मूला ये है जो आपको याद होना चाहिए, और एक नॉर्मल का फॉर्मूला ये बन जाता है जो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है। ठीक है, नॉर्मल का एक क्वेश्चन तो ये है, सॉरी एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इस नॉर्मल को अगर हम थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मूला मिलेगा। चलिए करते हैं। नॉर्मल इज इक्वल टू m, तो एक्सलेशन की जगह लिख सकते हैं हम g tan थीटा प्लस, एक मिनट रुकिए, एक्सलेशन की जगह लिखा हमने g tan थीटा, अब sin थीटा भी तो लिखेंगे sin थीटा प्लस यहाँ पर है mg cos थीटा। चलिए mg tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो एक sin थीटा यहाँ से आएगा tan थीटा से, एक sin थीटा पहले से ही है तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, चलिए अब जो यार यहाँ पर हम cos थीटा को एलसीएम ले लेंगे, तो cos थीटा से cos थीटा कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा mg sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर mg cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यार यहाँ से यहाँ तक सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो mg को बाहर निकाल लेंगे और नीचे cos थीटा है और यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान रख दो, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी थी, ये होती है 1। ठीक है, तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg अपॉन cos थीटा। इस प्रॉब्लम में एक एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू याद रखो, नॉर्मल की ये वाली वैल्यू याद रखो और नॉर्मल की ये वाली वैल्यू याद रखो, या इसे छोड़ सकते हो, इसे याद कर लो, या तो तीनों याद कर लो, आपकी मर्जी है। चलिए अब हम देखेंगे एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे अपरेंट वेट
का कॉन्सेप्ट। चलिए मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है, और एक लिफ्ट ये है, इस लिफ्ट में मास m रखा है, और एक लिफ्ट ये मास है m, और एक लिफ्ट ये है, यहाँ पर मास m का ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब देखो अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर है, मतलब ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक m मास का ब्लॉक रखा है और ये रेस्ट पर है, तो नॉर्मल बताओ, ठीक है। ऊपर नॉर्मल लगता है और नीचे कितना रखेगा mg, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आ रही है, जा रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब नॉर्मल बताओ, ठीक है। बता देंगे नॉर्मल और यहाँ पर mg लगेगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी जीरो हो, नॉर्मल आएगा mg mg। ये तो एक्चुअल वेट हुआ जो इस ब्लॉक का है, लेकिन अगर ये लिफ्ट ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल बताओ, ठीक है। देखो नॉर्मल तो ऊपर लगता है ना, ठीक है। चलिए अब देखो m मास का खुद से एक फोर्स लगेगा नीचे mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये फ्रेम है, ठीक है, और ये फ्रेम एक्सेलरेटेड है, मतलब ये एक्सेलरेशन से ये फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो एक सीडो फोर्स भी तो लगेगा m, ठीक है। तो नॉर्मल किन किन को बैलेंस कर रहा है, ma प्लस mg, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस a। एक बात ध्यान रखना, इसी को कहते हैं एपरेंट वेट। एक्चुअल में तो वेट उसका तो mg था, लेकिन लिफ्ट चल पड़ी ऊपर की तरफ, इसलिए उसका एपरेंट वेट बढ़ गया, मतलब एपरेंट वेट बढ़ गया और वो आ गया mg प्लस, ठीक है। चलिए अब मान लो ये लिफ्ट नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रही है, चलिए अब इसमें फिर पूछा है कि नॉर्मल बताओ, ठीक है। देखो एक फोर्स तो लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखो ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ एक सीडो फोर्स लगेगा ma। अब नॉर्मल निकाल लेंगे हम, देखो नॉर्मल प्लस ma को कौन बैलेंस कर रही है, mg फोर्स। चलिए तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा mg माइनस ma, मतलब नॉर्मल हो गया mg माइनस a। मतलब एक्चुअल में इसका वेट तो mg है, mg, लेकिन अगर आपने लिफ्ट को एक्सेलरेट कर दिया ऊपर या नीचे तो वेट बदल जाएगा, इसी को कहेंगे एपरेंट वेट। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा तो नॉर्मल आएगा mg प्लस a, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करा तो नॉर्मल आएगा mg माइनस a, बस, ठीक है। अब देखो यार एक लास्ट चीज और देखो, और वो लास्ट चीज ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए देखो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है। देखो आपने पढ़ा था फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। अब मान लो फोर्स जीरो हो जाए तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब जितना पहले मोमेंटम था उतना ही बाद का मोमेंटम है, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखो कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा, इतना ध्यान रखो। और एक चीज और ध्यान रखो, इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं करते, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही चेंज कर सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स को हटा दो तो मोमेंटम कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस ये लेक्चर होता है यहीं समाप्त। लगभग 4 दिन लगे हैं मुझे इस लेक्चर को तैयार करने में और वीडियो बनाने में, काफी मेहनत लगती है यार, थैंक यू। और अगली बार किसका फॉर्मूला शूट चाहते हो आप, ये मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका ही बना दूंगा।
ठीक है, चलिए थैंक यू।